अरे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड जीडी हो गया सीजी हो गया सीएसएल सीपीयू एमटीएस की तैयारी करें या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्री के साथ सीखने वाले। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों ओपन डाइस से रिलेटेड है। यहाँ पर जो ये डाइस दिया हुआ है ये खुला पासा है, इसको कहते हैं खुला पासा। तो कह रहा है कि इस पासे को क्वेश्चन क्या करे, उन पासों का चयन करे जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो ओपन डाइस दिया हुआ है इसको अगर बंद किया जाए तो ए बी सी डी में से कौन सा पासा बनेगा, एक बनेगा कि दो बनेगा कि तीन बनेगा कि चारों बनेगा। ठीक, ऑप्शन में भी उसी तरीके से दिया हुआ है, जितना बनेगा अभी चेक कर लिया जाएगा। इसकी ट्रिक को पहले समझ लेते हैं, एकदम इजी है, कुछ है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधी सीधी लाइन लेता हूँ, इसमें पहले सीधी सीधी लाइन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लंबवत इस तरीके से है और इसमें चार खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें कैसे ट्रिक काम करती है, जब इसको बंद किया जाता है तो पहला तीसरे के अपोजिट चला जाएगा, दूसरा चौथे के, और जो इधर उधर होगा दाएँ बाएँ होगा, जैसे 5 6 अगर मान लेते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट चला जाता है। बस ये सिंपल सी ट्रिक होती है और कुछ इसमें होता नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि अगर इसको बंद किया जाएगा तो तीसरा क्या होगा, छठे के अपोजिट चला जाएगा, एक होता है, और पहला चौथे के अपोजिट, और दूसरा क्या होगा पांचवें के अपोजिट चला जाएगा। जो जिसके अपोजिट होगा, देखिए कभी भी अगर मान लीजिए डाइस दिया हुआ है, मतलब क्लोज डाइस, जैसे ये नीचे दिया हुआ है, जो जिसके अपोजिट होगा वो उसके बगल वाले फेस में नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 की अपोजिट आपने इस क्वेश्चन में देखा 2 है, तो 2 इसके बगल नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलिए। अब यहाँ पर 4 है तो इसके बगल में कौन है अपोजिट, 1 है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं है। अब 6 है तो 6 के अपोजिट 3 है, देखिए क्वेश्चन में, तो 6 मतलब 3 नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए 5 6 4 के अपोजिट वाले कोई नहीं दिख रहे हैं, तो क्या होगा, ये ए बनेगा। तो सिर्फ ए बनेगा कि नहीं, बी भी बनेगा कि सी भी बनेगा, तो सब बारी बारी इसी तरीके से स्पीडली चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे स्पीडली, जैसे 2 है तो इसके बगल में 5 है, अपोजिट 5 है तो 5 बगल में नहीं है, चलिए ठीक है। 1 है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, 4 नहीं, ठीक है। 6 है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, 3 नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल बी भी बनेगा। सी देख लेते हैं, 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 2 है तो इसका मतलब 5 नहीं दिखना चाहिए। 4 है तो इसका मतलब 1 नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर सी भी बनेगा। डी देख लेते हैं, 6 है तो इसके अपोजिट 3 है, नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 दिख गया तो ये नहीं बनेगा। ए बी सी 3 ठो बनेगा, तो यहाँ पर ए बी सी थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट मैंने देखा है, तो यहाँ पर ए दे दीजिए, ए बी सी तीनों। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए, एग्जाम में मत पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगी। इसका मतलब कहने का ये है कि जो आपके कथन दिए हुए हैं वो सामान्य चीज़ों से, जैसे आपके सामने घटनाएं घटती हैं उससे भिन्न होगी, यानी समझ लीजिए कि ये तथ्यों से अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या कहेगा कि इंसान को क्या बनेगा, क्या जानवर बना देगा, गाजर को मूली कह देगा या मूली को गाजर कह देगा। तो ये मतलब जनरली जो तथ्य होते हैं उनसे भिन्न होगा, लेकिन उसी को ही आपको सत्य मानना है। इस कथन में जो कहेगा गाजर को इंसान कहे, इंसान को गाजर कहे, गाजर को जो है फ्रूट कहे, या फ्रूट को जो है सब्जी कह दे, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो ये कहेगा उसी तथ्य को आपको सही मानना है और उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। ये इसके कहने का मतलब ये है, इतना जो लिखा है। तो इतना समझ में आ गया, एग्जाम में मत पढ़िएगा, डायरेक्ट कथन पे आइएगा और डायग्राम बनाइएगा। क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं, तो यहाँ पर डॉक्टरेट की उपाधि वाले हैं, तो क्या कह रहे हैं, सभी विद्यार्थी यानी सभी स्टूडेंट क्या कह रहा है, डॉक्टरेट है। तो सभी जब कहेगा तो सभी को हम क्या करेंगे, डी डॉक्टरेट के अंदर ऐसे डाल देंगे। आगे कह रहा है विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक भी डॉक्टरेट हैं। साथ साथ ये भी कह रहा है दूसरा कथन कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक भी डॉक्टरेट हैं, तो क्या करेंगे, जितने टीचर हैं उनको भी हम डॉक्टरेट के अंदर डाल देंगे। लेकिन ये कथन में नहीं कहा कि स्टूडेंट और टीचर में कोई संबंध है, या कुछ स्टूडेंट टीचर है या कुछ टीचर स्टूडेंट, इस टाइप की कोई बात तो कहा नहीं है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखे रहिएगा। अब चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर अंदर वाला जो है, जैसे टीचर है सभी डॉक्टरेट हो जाएंगे, लेकिन सभी डॉक्टरेट टीचर नहीं होंगे, कुछ डॉक्टरेट टीचर होंगे। कहने का मतलब ये है कि अंदर वाला सभी बाहर वाला हो जाएगा, बाहर वाला सब अंदर वाला नहीं होगा, कुछ होगा। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट डॉक्टरेट हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों सभी डॉक्टरेट स्टूडेंट नहीं होंगे, बल्कि कुछ डॉक्टरेट स्टूडेंट होंगे। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और निष्कर्ष पर उस हिसाब से टिक लगाएंगे। क्या कह रहा है, कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, देखिए वही बात आ गई।
अगर कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी कह रहा है तो बिल्कुल बात सही है, सभी कहता तो गलत हो जाती। हाँ, सभी स्टूडेंट और डॉक्टरेट कहता तो बात सही होती। आगे कह रहा है कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक है, ये भी कुछ डॉक्टरेट को टीचर कह रहा है तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों निष्कर्ष का अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एल की 2 संतानें हैं और एक मात्र बेटा है। इसमें आप कड़िया जोड़ेंगे। क्या कह रहा है, एल की 2 संतानें हैं, तो मान लेते हैं कि एल की यहाँ पे 2 संतानें हैं, यहाँ पर कोई एक्स वाई रख लीजिए संतानें, चूंकि दिया नहीं है तो वैसे ही मान लेंगे। एल की कह रहा है 2 संतानें और एक मात्र बेटा है, और वह एक मात्र बेटा है, बल्कि एल की बात कर रहा है। देखिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा, वरना सब कुछ आते हुए भी गलत कर बैठेंगे। क्या कह रहा है, एल की 2 संतानें हैं और वह एक मात्र बेटा है, यानी एल कह रहा है एक मात्र बेटा किसका, जी का, जी का एकमात्र बेटा है। और साथ साथ आगे ही पढ़िए, जो टी का ससुर है। क्या कह रहा है कि एल जो है जी का बेटा है, साथ साथ जो जी है वो टी का ससुर भी है। एक ही लाइन में सारी चीज़ें कह दिया इसने, तो आराम से बाकायदा अच्छी तरीके से पढ़िएगा, वरना आपका मत समझने में दिक्कत हो जाएगी तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है टी का केवल एक बेटा है। यहाँ पर कह रहा है कि टी का केवल एक बेटा है, और कौन बेटा है हमें पता नहीं। टी का केवल एक बेटा है, अब यहाँ पर कौन बेटा है हमें पता नहीं। आगे कह रहा है टी जो है पी की माँ है। साथ साथ ये भी कह रहा है कि टी जो है पी की माँ है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से हम पहले इंडिकेट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर एल कह रहा है जी का बेटा, तो एल क्या हो गया, पुरुष हो गया तो पॉजिटिव बनाएंगे। जी कह रहा है टी का ससुर, यानी जी भी पुरुष हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे। अब टी कह रहा है पी की माँ, तो टी क्या हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी, तो स्त्री पे हम निगेटिव बनाएंगे। इससे पता चलेगा कौन पुरुष कौन स्त्री है। अब पी क्या है, कह रहा है कि टी जो है पी की माँ है। अब पी पुत्री है कि इसका पुत्र है ये नहीं हमें पता, तो आगे हो सकता है क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है क्यू जी की पोती है। अब यहाँ पर जी की एक पोती है, जी की एक पोती है जो कि क्यू है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये सॉरी पुत्री पोती है तो ये निगेटिव होगी, पॉजिटिव कैसे होगी, ये स्त्री होगी पोती है तो। आगे कह रहा है पी और क्यू सहोदर हैं। अब सहोदर क्या चीज़ होती है ये पता होना चाहिए, तब जा करके आंसर निकल पाएगा। सहोदर बोलते हैं एक ही माँ बाप के 2 बेटे हों, या मतलब एक ही माँ बाप के 2 या 2 से अधिक बेटे हों, आपस में सहोदर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पी और क्यू सहोदर है, यानी कि पी और क्यू एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, तो इस तरीके से सहोदर होंगे। जब एक ही माँ बाप के पुत्र हैं तो टी जब पी का पुत्र है तो क्यू भी टी की पुत्र होगी। अब यहाँ से ये पता चल गया, चूंकि क्यू तो स्त्री है और कह रहा है कि टी का एक ही पुत्र है, तो पी क्या हो जाएगा, इसका बेटा ही होगा। कह रहा है कि टी का एक ही बेटा, तो इस बेटे को काट करके इसी बेटे को हम दिखा देते, ये बेटा यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से ये पता चल गया टी की जो है क्यू तो ये बेटी होगी, ये बेटी होगी, लेकिन पी क्या होगा, बेटा होगा, यानी क्यू और पी दोनों की टीम नमा होगी। यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, वो तो हमने निकाल ही लिया है, टी क्यू की माँ लगेगी, काम खत्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन नहीं, ब्लड रिलेशन तो कर चुके, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कैसे किसी विशिष्ट कोड भाषा में हाउ आर यू को शो मी लो, हाउ, देखिए इसको आप लिखिएगा मत एग्जाम में, क्वेश्चन में ही देख करके निपटा लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा। क्या कह रहा है कि हाउ आर यू को सो मी लो लिखा जाता है। कह रहा है यू आर इंटेलिजेंट को द लो मी लिखा जाता है। क्या, यू आर इंटेलिजेंट, क्या कह रहा है, यू आर इंटेलिजेंट को क्या लिख रहा है, द लो मी लिख रहा है। और साथ साथ कह रहा है और आर दे लेजी को क्या कह रहा है, आर दे लेजी को क्या लिख रहा है, मी का या लिख रहा है। तो कह रहा है कि हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, किसको, हाउ आर, देखो अगर हमें हाउ का कोड पता चल जाए, आर का कोड पता चल जाए, दे का तो मामला सिमट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे पता चलेगा, अब देखिए, अब दो इक्वेशन को लेंगे, जैसे एक इक्वेशन ये है। अब हम लेफ्ट साइड में देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि इधर जो है आर यू, यहाँ पे यू आर है, यानी ये दोनों कॉमन है। तो इधर भी हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए मी लो, यहाँ पर लो मी। इतना पता चल गया कि यू के लिए पहले यू है तो लो का यूज़ किया गया इसमें, और इसमें बाद में यू हो तो बाद में लो, यानी लो जो होगा यू का यूज़ है, आर जो है मी का यूज़ है। यहाँ पर भी इससे पता चल गया कि आर जो है मी है, यू लो है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अब दे का कैसे निकालेंगे, दे नीचे वाले में, तो हमें आर का पता चल गया कि क्या होगा, मी होगा, तो दे का क्या होगा, दे का यानी मुझको लग रहा है ये सीरियल ही क्रम है सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए यहाँ से आर था दूसरे नंबर पर तो उसका कोड मी दूसरे नंबर पर, यू था तीसरे नंबर पर उसका कोड लो तीसरे नंबर पर, यू था पहले नंबर पर तो इसका कोड
दोस्तों क्या किया, नहीं इस सीरियल क्रम में नहीं है, यहाँ से तो कंफर्म हो गया क्योंकि लो मी यहाँ पर दिया, सीरियल क्रम में नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे ऐसे सीरियल क्रम से। सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि आर का क्या है, मी है, और आर का, और हाउ का हमें नहीं पता, हाउ का भी यहाँ पे निकल जाएगा, हाउ का यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा तो शो हमने लिख लिया, ठीक है। आर का हम क्या लिखेंगे, मी लिख लेंगे, ठीक। और दे का क्या लिखेंगे, अगर ऑप्शन में इतने पे मिल जाए तो भी हम लिख लेंगे, दे का वैसे का भी लिख सकते हैं या भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़रा देखिए तो सो मी इसी में सिर्फ ऑप्शन में, और कहीं मुझको नहीं दिख रहा है, तो का यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी दे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, का लिया गया। सीरियल क्रम नहीं है लेकिन किसी किसी लाइन में सीरियल क्रम भी काम कर गया है। तो इस तरीके से आप एक एक दो इक्वेशन को लेकर के आप निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। डील का संबंध जैसे डब्ल्यू वी जेड ओ से, कार्ड का संबंध किससे होगा, किसका संबंध कर रहा है, डील का संबंध डब्ल्यू वी जेड ओ। अगर आपको ए टू जेड 1 से 26 तक क्रम और इनके उल्टे क्रम ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस तरीके से है, डी का डब्ल्यू, तो समझ लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन तो आप सेकेंडों में निपटा लेंगे, टाइम नहीं लगेगी। जैसे इस टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डील का ये कोड है तो कार्ड का क्या कोड होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है डी के नीचे क्या दिया हुआ, डब्ल्यू दिया हुआ है। तो अगर आपको उल्टा क्रम याद रहता तो आपको तुरंत दिमाग में घुस जाता कि डी का उल्टा तो डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा बी होता है, ए का उल्टा जेड होता है, एल का उल्टा ओ होता है। तो जब सब उल्टा दिया है तो यहाँ पर भी सी का उल्टा एक्स होता है, ए का उल्टा जेड होता है, आर का उल्टा आई होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, एक्स जेड आई डब्ल्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि छुपाना का संबंध जैसे प्रकट करना से वैसे विस्तार करने का संबंध किससे होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें दम। छुपाना, कोई चीज़ छिपाते हैं उसको छिपाना, प्रकट करना दिखाना, यानी कि क्या है, विलोम शब्द है। तो विस्तार करना फैलाना, अब उसको सिकोड़ना यानी इकट्ठा करना कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं ज़रा बताइए। संकुचित करना, चौड़ा करना, ये तो चौड़ा करना, विस्तार करना, फैलाना भी हो गया, फैलाना भी हो गया, बड़ा करना भी हो गया, संकुचित करना यानी इकट्ठा करना। क्लियर हो गई, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का संबंध जैसे 49 से वैसे ही यहाँ पर इसका संबंध, तो उल्टा हम सोचेंगे 49 का संबंध जैसे 7 से 81 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो 49 और 7 में क्या संबंध, एकदम ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर सट कमेंट कीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए 7 से 49 बनाना है, आप सीधे आपके दिमाग में जाएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर 81 जो बना हुआ है, बस अपने दिमाग में ये सोचना कि इसका स्क्वायर 81 होता है, आप कहेंगे कि 9 का स्क्वायर, बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का फिर आ गया। कह रहा है निश्चित कोड भाषा में हाल्ट को 164 लिखा जाता है, मॉब को 132 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में गॉबलेट को क्या लिखा जाएगा। क्या कह रहा है, हाल्ट को क्या लिख रहा है 164, ठीक, और मॉब को क्या लिख रहा है 132। तो कह रहा है इसी कोड भाषा में गॉबलेट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो 164 आएगा नहीं, करके देख लीजिए। जैसे एच 8वें स्थान पर होता है, ए पहले पे, एल 12वें पे, टी 20वें पे। अब अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं जोड़ करके देखते हैं कुछ हिंट मिल रहा है कि नहीं। आप कहेंगे 8 1 9 9 2 11 को 1 और 2 1 3 1 4 41 आएगा। 41 से 164 आप बना सकते हैं किसी संख्या का गुणा करके देखिए, तो 3 1 3 चौक 12, 4 1 हाँ 4 का गुणा करने पर 164 आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे भी यही काम करते हैं। एम 13 पे होता है प्लस ओ 15 पे होता है प्लस पी 16 पे। आप कहेंगे 15 दूना 30, 30 1 31, 31 3 34 और 10 44। 44 में 4 का इसमें गुणा किए तो 4 का इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो आपका 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 176 आएगा। लाना है 132। बात तो नहीं बन रही है दोस्तों। चलिए ज़रा कमेंट कीजिए, देखिए तो अब बता, देखिए क्या किया है। जैसे हाल्ट में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, H1 A2 L3 T4, अल्फ़ाबेट की संख्या 4 है, उसी 4 का इसमें गुणा किया गया। मॉप में अगर अल्फ़ाबेट की संख्या देखें 1 2 3 है, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। ये वाली ट्रिक लगी हुई है, ठीक है। क्या है, अल्फ़ाबेट के नंबर को जोड़ा गया है और उनकी संख्या से गुणा किया गया। अब देखिए तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13 132 आ गया। तो अब यही काम हम गॉबलेट में करेंगे। 7, ओ का 15, बी का 2, एल का 12, ई का 5 और टी का दोस्तों क्या हो जाएगा 20। अब इसका जो है अल्फ़ाबेट की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें जो आएगा उसमें 6 से गुणा करके और इसका आंसर कमेंट कर देना है। बस सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, इतना तो कर ही सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी।
देखिए चूंकि कुछ चीज़ें पजल टाइप दिया रहता है तो उसमें थोड़ा सा आसानी रहती है, हिंट मिलता रहता है इस तरीके से रो कॉलम वाले में। तो लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे दिया है तो कैसे आप क्या करेंगे, उसकी भी ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है कि देखिए छोटी छोटी संख्याओं की हेल्प से बड़ी संख्या बनानी है। फॉर एग्जाम्पल 49 और 8 की हेल्प से आपको 73 बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे चलिए 49 का 8 में गुणा करेंगे बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर 8 जोड़ते हैं तो भी बात नहीं बनेगी क्योंकि 57 आ रहा है। अगर हम 8 में किसी का गुणा करके और 49 में जोड़े तो अगर देखिए तो 8 दूना 16 को जोड़ते हैं तो 73, 8 3 के 24। अगर 3 का गुणा करके देखिए तो बात बन जाएगी मुझको लग रहा है। अगर 8 में 3 का गुणा करके और 49 में जोड़ दिया जब तो देखिए तो बात बन गई कि नहीं, 8 3 के 24। अब देखिए 9 4 13, 4 2 6, बिल्कुल बात बन गई। चलिए ज़बरदस्ती मैंने ये ट्रिक लगाई है तो आपको भी एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पे खर्च, देखिए सिलोजिज्म में एक्स्ट्रा माइंड नहीं खर्च करना, लेकिन इन और बाकी सारे क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा माइंड तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे भी यही काम करेंगे। 11 + 6 × 3 हमें लाना है कितना, 29। तो 11 6 3 के 18, 29 आ गया। बस यही ट्रिक आपको इसमें लगानी है तो लगा दीजिए। ये इसकी जगह हम x मान लेते हैं तो x लिख दीजिए प्लस 12 × 3। अब ये बराबर है कितने के, 58 के। तो यहाँ पर 12 3 36 हो जाएगा, यानी x बराबर 58 - 36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 2 आ गया और ये 2 आ गया, यानी कि 22 आ चुका है। ऑप्शन में देखिए कहाँ 22 है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। अगर 7 दोस्त हैं MNOPQRS एक वृत्ताकार मेज के पर, तब मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। जब भी मेज की केंद्र की तरफ मुख रहे ना तो बात समझ लीजिए कि आसान है। क्या है, क्वेश्चन आसान है, क्योंकि बीच में अगर केंद्र है और कितने बंदे हैं, 7 बंदे हैं, 3 4 5 6 7 बंदे। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको कन्फ्यूज़न दाएं बाएं की कम होती है। फिर भी तब अगर उल्टी दिशा में इधर भी मुख करके बैठे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, बस उल्टा आपको मान लेना है। तो इसमें जो नीचे वाला पोर्सन है बंदा है उसी को हमें चूज़ कर लेना है। समझ लीजिए वो आप बैठे हैं। अब जो जिधर आपका दायां है ना उधर ही बिंदी लगा देंगे इसके। अब एक छोड़े एक सब में बिंदियाँ ऐसे लगा देंगे, इससे ये पता चलेगा कि इसका दायां है और जिधर बिंदी नहीं लगी है वो उनका बायां है। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये बात सारी चीज़ें क्लियर हो गई दाएं बाएं की। अब आगे कह रहा है P जो है R और N का पड़ोसी है। जब भी किसी एक बंदे को 2 का पड़ोसी कहे तो उन दोनों के बीच में उसे डाल देना है। क्या कह रहा है, R और N का पड़ोसी P को बता रहा है, तो P को हम बीच में रख करके और R N को कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी P को रख करके R N को ऐसे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर R और N में कौन दाईं तरफ रहेगा कौन बाईं तरफ, यही कन्फ्यूज़न है। हो सकता है N इधर हो सकता है N इधर हो और R इधर हो। चलिए आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किसको किधर रखना है। P तो हर हाल में बीच में ही रहेगा। आगे कह रहे S जो है N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सपोज कीजिए N को इस यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, N का बायां किधर है, इधर है। दूसरे स्थान पर किसको कह रहा है, N S को कह रहा है, यहाँ पर रख सकते हैं। सपोज कीजिए N को मैंने ये मान लिया, दूसरी बाईं ओर इसका किधर है, इधर है। बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पर R ऑलरेडी रहेगा। तो ये तो बात नहीं बनी, यानी कि हमारा जो है N किधर होगा, आपका बाईं साइड, R के P के बाईं साइड N होगा, यानी ऐसे पोजीशन सही है, ये वाली पोजीशन। अब यहाँ पर जब है तो कह रहा है S जो है N के बाएं दूसरे स्थान पर, तो इसका बाएं इधर है, दूसरा स्थान यहाँ पे S रख देंगे। आगे कह रहा है O जो है R और Q के बीच में। मैंने क्या कहा, जब जिसको बीच में गए बीच में बैठा है तो क्या करेंगे, बीच में बैठा दीजिए। तो क्या कह रहा है, R और Q के बीच में कौन है, तो यहाँ पर Q रखेंगे, तभी R और Q का बीच बनेगा, और यहाँ पर कह रहा है O है। तो आगे कह रहा है कि O के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, O यहाँ है, इसके दाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ पर S है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक जगह खाली थी तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन में कुछ कहा भी नहीं। अगर कहता तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर M बचा हुआ है रख सकते थे, ठीक है। तो कहा भी नहीं, तो जो बचेगा लास्ट में जो जगह बची रहेगी, कहे चाहे ना कहे वहाँ पर रख सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे तो रखने की जरूरत भी नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर कह रहा है कौन सी संख्या आएगी, जैसे 66 है। देखिए हर टाइप की ट्रिक मैं बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसी ट्रिक लगती है। इस टाइप के क्वेश्चन में लगभग सभी ट्रिकें मैं बता चुका हूँ। 100+ वीडियो देखने को मिलेगी, मैथ की भी रीजनिंग की भी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा हमारे चैनल पेज पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आ रही है तो मत लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि 66 से 77, 77 से 90, 90 से 107, इस तरीके से आपकी सीरीज़ बढ़ रही है। इसके पैटर्नों को हमें समझना पड़ेगा। तो जब सीरीज़ स्लो मोशन में बढ़े तो समझ जाइए कि वहाँ पे प्लस वाली ट्रिक लगेगी, जो कि यही दिख रहा है इसमें। जैसे 66 से 77 हो रहा है तो आप कहेंगे कि +11 हुआ है। 77 से 90 हो रहा है तो आप कहेंगे +13 हो रहा है। 90 से 107 हो रहा है तो प्लस कहेंगे 117 हो रहा है। 107 से 126 हो रहा है तो आप कहेंगे कि +19 हो रहा है। अब हमें पता नहीं, हमें आगे पता लगाना है। तो आप सोचेंगे कि 11 से 13 हुआ, यानी कि यहाँ पे +2 हुआ, ठीक। 13 से 17 में +4 हुआ,
आगे +2, ये तो क्रम नहीं सही है। या तो सब +2 हो गया होता या फिर +4 हो गया, तो फिर 2 हुआ था, 3 हुआ था, 4 हुआ था, इस क्रम में हुआ होता। ये तो घट बढ़ रहा है, तो ये ट्रिक तो इसमें नहीं लगेगी। दोस्तों अगर कुछ चीज़ें आपको पता हैं, जैसे मैथ की कुछ बेसिक चीज़ें अब होनी भी चाहिए। जब आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो मैथ की भी तैयारी होगी, रीजनिंग भी की होगी, जीएस की, हर चीज़ की तैयारी तो चल ही रही होगी। तो बेसिक का मतलब यहाँ पर 11, 13, 17, 19 देख करके आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये तो अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमागत अभाज्य संख्या 11 के बाद 13 आती, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती, बस उसी को तो ऐड करना था। 19 के बाद आप कहेंगे कि 23 आती है, 23 ऐड करिए तो यहाँ पर 36 9 हो जाएगा और 149 हो जाएगा। अब अगली अभाज्य संख्या ऐड करके हम देख लेंगे क्या हमने सही ऐड किया है कि नहीं, यानी 29 होती है अगली अभाज्य संख्या। तो 149 में 29 जोड़िए, 178 बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे अगर एक दर्पण रख दिया जाए तो ये जो आपकी दी हुई है इमेज, यहाँ पर अल्फाबेट और संख्याओं का जो ग्रुप है उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में भी। अगर इस तरीके से दर्पण रखा हुआ है और यहाँ पर एक जो है आर जो है दिया हुआ हो, तो इसका जो अल्फा जो बनेगा दर्पण प्रतिबिंब वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट यूँ चेंज होकर के ऐसे हो जाएगा। ये कब होगा, जब एक अक्षर रहेगा तो। लेकिन अगर सपोज कीजिए शब्दों के रूप में हो, तो शब्दों का जाल हो, जैसे DPR हो, तब क्या होगा, तो आप कहेंगे कि R ऐसे घूमेगा, P ऐसे घूमेगा, D ऐसे घूमेगा। आप कहेंगे कि सही है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है। जब शब्द के रूप में दिया हो तो पूरा पहले शब्द घूमेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर फिर नीचे ही रखते हैं ताकि ऊपर जगह खाली रहे। क्या होगा, पहले ये पूरा शब्द RPD घूम जाएगा, उसके बाद हर अक्षर अपनी अपनी जगह पे घूमेगा। R ऐसे, P ऐसे, D ऐसे, लेकिन पहले पूरा शब्द घूम जाएगा उसके बाद। तो इसमें सेम वही लॉजिक लगेगी, पहले पूरा शब्द घूमेगा यानी 5GSMKR होगा। उसके बाद एक एक अपने आप में घूमेंगे, यानी 5 ऐसे हो जाएगा, G ऐसे हो जाएगा, S आपका ऐसे हो जाएगा, M आपका ऐसे हो जाएगा, K आपका ऐसे हो जाएगा, R आपका ऐसे हो जाएगा। बस यही देख लीजिए। पहले वाले में देखते हैं तो M का जल प्रतिबिंब बना दिया है, और कुछ गलती इसमें किया है, M का ही जल प्रतिबिंब बनाया है तो गलत हो गया। दूसरे वाले में अगर देखते हैं तो यहाँ तक ठीक है, R का जल प्रतिबिंब बना दिया, ये गलत हो गया। तीसरे वाले में देखते हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन से भी इसको चेक किया जा सकता है। अगर सपोज कीजिए बहुत सारे, जैसे जी अच्छी तरीके से मुझसे नहीं बन पाया, आपसे भी हो सकता है ना बन पाए, तो दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो अच्छी तरीके से पेंसिल से आप नहीं बना पाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होनी चाहिए। आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि हाँ इसका ऐसे घूमेगा तो ऐसा बन जाएगा, बस ऐसे घूमेगा तो ऐसे, दिमाग में ही घुमा करके चेक कर लीजिएगा, विदाउट पेन और पेपर आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सजीव, जानवर, पक्षी, कुत्ते, 4 नाम दे करके कह रहा है कि इनका परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। तो 4 ठो जब नाम है तो 4 ठो सर्किल हम चूज कर लेंगे। एक स से सजीव हो जाएगा, एक ज से जानवर हो जाएगा, एक प से पक्षी, एक क से कुत्ता। अब हमें देखना है कि इसमें आपस में रिलेशन क्या है, सजीव, जानवर, पक्षी, कुत्ते का आपस में, इन परस्पर चारों का आपस में रिलेशन देखना है। तो आपको पता है कि पक्षी हो या कुत्ता हो, पक्षी हो या कुत्ता हो, ये दोनों के दोनों क्या हैं, जानवर है। पक्षी कुत्ता दोनों जानवर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो पक्षी और कुत्ते को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जानवर की कैटेगरी में रख देंगे। चलिए ठीक है। लेकिन पक्षी क्या है, एक परिंदा है। कुत्ता क्या है, एक जो है जानदार, मतलब ज़मीन पर रहने वाला है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों अलग रहेंगे, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं कि कुछ पक्षी कुछ कुत्ते हो जाएं, ऐसा तो है नहीं, या सभी पक्षी सब कुत्ते हैं, ऐसा तो है नहीं, उसको भी अंदर डाल लें, ऐसी कोई बात है नहीं। दोनों भिन्न है, दोनों को भिन्न रखेंगे। अब आगे जो सजीव है, देखिए सजीव क्या होता है कि जितनी भी जानदार चीज़ें वो सभी सजीव हैं। तो यहाँ पे ये तो नहीं कहा मरा हुआ कुत्ता या मरा हुआ पक्षी, ये तो कुछ कहा नहीं है सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, इसको सजीव मानेंगे। तो जितने भी जानवर हैं वो सभी के सभी क्या हो, जब तक जिंदा है तो सजीव की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर मुर्दा होते तो निर्जीव की कैटेगरी में आते, लेकिन यहाँ पर तो हम सजीव ऐसे ही मानेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कर एक सिंपल सी ट्रिक है, इसी पे अभी क्वेश्चन को हम उड़ा ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से अगर वर्ग है, इसमें प्लस बना हुआ हो तो इसमें वर्गों की संख्या 5 होगी, बस इसी पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका वर्ग है और इसमें आपका प्लस बना हुआ 5 है, ये 5 हो गया। लेकिन अगर इस तरीके का वर्ग हो तब यहाँ पे प्लस नहीं बना हुआ है, ऊपर क्या है ये वाला का क्या किया, इसको गायब कर दिया, तब क्या करेंगे। तो दोस्तों इसको हमें वर्ग नहीं मानना है, ये मत सोचिएगा कि ये वर्ग है, ना ना ना,
गलती कर बैठेंगे अगर इसको वर्ग मान देंगे। ये एक आयत हो गया, तो फिर इसमें वर्ग की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे कि वर्ग की संख्या इसमें देखिए 1, 2 और एक बड़ा वाला 3, इसमें वर्ग की संख्या 3 ही रह जाएगी। तो इस तरीके का देखिए, एक तो ये है 3 वाला, यहाँ पर एक 3 वाला, सभी कार्नर पर यही 3 3 वाला है, यहाँ पर भी 3 वाला, सबको जोड़ लीजिए। 3 चौको 12, 5 17, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड ये भी है, कह रहा है कि कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता रखती है, यानी कि जो ये प्रश्न आकृति दी हुई है सेम ऐसी ही आकृति ABCD में किसमें है? सेम ऐसी आकृति होनी चाहिए। वो अलग बात है कि इसको घुमा फिरा के दिखाए, लेकिन इसमें ब्लैक एरो 2 ठो है, 2 ठो होनी चाहिए। इसमें इस तरीके की एरो जो है आपकी क्या है 2 ठो है, तो उसमें भी 2 ठो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि फिगर में कुछ कम या ज़्यादा हो जाए। तो पहले फिगर में देखें तो एक एरो गायब कर दिया है, देखिए वाइट वाली। दूसरे फिगर में देखें तो दोनों ब्लैक वाली एरो गायब कर दिया है। तीसरा फिगर तो एकदम अलग थलग दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एकदम परफेक्ट है, सिर्फ इसको घुमा दिया, कितना क्या किया, इसको क्लॉक वाइज घुमाया हुआ है 90 डिग्री। हाँ, क्लॉक वाइज 90 डिग्री इसको घुमा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता घुमाने की, इसलिए कि यहाँ पे कहा नहीं कि इसको घुमाने की अनुमति है या नहीं है, ना कहे तो घुमा करके भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन घड़ी का क्वेश्चन है, कर अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य आंकड़ों को, तब जब समय 21 होता है तो घंटे की सुई किस अक्षर को दर्शाएगी? यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे जो गायब किया है किस अक्षर को दर्शाएगी? तो पहले तो हमें क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा, वरना आप तो कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 12 हो गया, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये 6, 7, ये आपका 8, ये 9, 10 और 11, 12। क्या कह रहा है कि एक अक्षर को 1 जब बजेगा तो उसको m द्वारा, 2 को n द्वारा, और यही क्रम चलता जाए। जैसे अल्फ़ाबेट का सीरियल क्रम होता है, m n, उसके बाद o होता है, उसके बाद p होता है, उसके बाद q होता है, उसके बाद r होता है, उसके बाद s, उसके बाद t, उसके बाद u v w और x, उसके बाद तो कुछ है नहीं। इस तरीके से अगर इसको दर्शाया जाए तो कह रहा है कि 21 जब बजेगा, 21 का मतलब 9 जब बजेगा, 21 का मतलब 9, 12, 9, 21 होता है। 9 जब बजेगा तो कह रहा है कि घंटे की सुई किस अक्षर को दर्शाएगी? तो फटाफट 9 बजे देख लेते हैं किस अक्षर को दर्शा रही है, यू को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि 15 मई 2001 को मंगलवार है तो 11 जून 2013 को कौन सा सप्ताह होगा? देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा 1 साल का गैप हो तो कितने का फर्क पड़ता है। 1 साल का, अगर कहे 15 मई 2001 को मंगलवार है तो 15 मई 2002 को कौन सा दिन होगा? तो हम मंगलवार में बस 1 जोड़ देंगे, पूरे 1 साल का गैप रहेगा, 1 जोड़ेंगे। हाँ, अगर लीप ईयर है तो जैसे 2003 से कहता 2004 में जाना होता, और वो भी फरवरी क्रॉस करके मार्च में जाना होता, या देखिए मई में गए हैं, मई की बात हो रही है, तो यहाँ पर +2 करेंगे। नॉर्मल ईयर होगा तो 1 प्लस करेंगे, अगर आपका लीप ईयर है तो वहाँ पे +2 करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कितने साल का अंतर है। 2001 से 2013 की बात हो रही है, कितने की? 2013 की। पहले 15 मई से 2001 से 15 मई 2013 तक का हम निकाल लेते हैं, कितना हमें प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल कितना गैप है? 12 साल का। 12 साल में तो 12 नॉर्मल ईयर वाला जोड़ा जाएगा, साथ साथ हमें ये देखना है कि 2001 से 2013 के बीच कितने लीप ईयर है। तो आप जानते हैं 2004 लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा और 2012, यानी टोटल लीप ईयर कितने हो रहे हैं? 3। तो 3 तो हम एक्स्ट्रा इसमें और प्लस कर देंगे, यानी कि हमें कितना 15 प्लस करना पड़ेगा। कितना? 15 प्लस करना पड़ेगा। तो इसको अपने दिमाग में रखे रहिए अभी, क्योंकि हम 15 मई 2001 से 15 मई 2013 तक गए, लेकिन ये कह रहा है कि 11 जून 2013 को जाना है। तो 15 मई से हम देख लेते हैं 11 जून तक के कितना दिन निकल रहा है। 15 मई में अब कितना दिन बचा हुआ है? 16। अब दोस्तों कितना जून की बात कर रहा है? 11 जून। तो 11 जून का मतलब 11 ये दिन ले लेंगे, टोटल हो गया 27। इसमें कितने दिन है? 27। और उसमें कितने दिन बचे थे? 15। 15 तो उसमें हमने दिन निकाल रखा, और ये 27, दोनों को जोड़ लेंगे। तो आप कहेंगे कि 7 5 12 2 1 3 4 42। अब 42 में हम क्या करेंगे? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसी से भाग दे देंगे। जितना भी शेष आएगा बस वही हमें जोड़ देना है, किसमें? मंगलवार में। तो यहाँ पर 7 6 42 पूरा कट गया, शेष 0 बचा। तो हम मंगलवार में 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही रहेगा, यानी वो दिन भी मंगलवार होगा। ऑप्शन सी। हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी रहती है, कैसे निकालेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने तरीका बता दिया, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट को, हर चीज़ इसमें बहुत सारी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता 15 मई 2001 को
मंगलवार है तो 15 मई 2002 को कौन सा दिन होगा। बस आपको एक जोड़ करके आंसर बता देना। इस टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में, क्या एसएससी के एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा है। सिर्फ एक साल का गैप तो सिर्फ आपको एक जोड़ देना। और लीप ईयर अगर दिख गया तो 2 जोड़ दीजिएगा। हाँ, फरवरी क्रॉस करना चाहिए, इस दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि फरवरी 29 की होती है, उसी की वजह से 2 जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये इतनी लंबी सीरीज देकर के कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठा अंश था। पहले यहाँ से बायां किधर है, जिधर आपका दायां दायां मान लीजिए, जिधर आपका बायां बायां मान लीजिए। तो फटाफट इसी क्वेश्चन में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में निपटा देते हैं। क्या करा है, बाईं ओर से, यानी इधर से हमें जाना है 15वें अक्षर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हम आ गए ई पर आ गए हैं। अब कह रहा है 15वें अक्षर, 15वें पद के दाईं ओर छठा अक्षर। अब इसका दायां किधर है, जिधर दायां लिखा हुआ उधर जाना है। अब इसके दाईं ओर छठा अक्षर कौन है, 1 2 3 4 5 6 यानी 8 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख में आयत डिओडोरेंट्स को निरूपित करता है, त्रिभुज साबुन को निरूपित करता है और वृत्त परफ्यूम यानी इत्र को निरूपित करता है। तो कहने का मतलब ये कि जो आपका ये सर्किल दिया हुआ है ये परफ्यूम यानी इत्र को निरूपित करता है। ये जो त्रिभुज दिया हुआ ये कह रहा है सोप यानी साबुन को निरूपित कर रहा है, और ये जो आपका आयत है ये कह रहा है डिओडोरेंट्स को निरूपित करता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने इत्र डिओडोरेंट्स हैं लेकिन साबुन नहीं है। अब जिसको कहेगा है उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमें चूज कर लेना, जिसको कहेगा नहीं है उसको तो हमें एकदम बाइकाट कर देना इस तरीके से, जैसे इसको हमें घेर देना। क्या, किसको, साबुन वाले हिस्से को खत्म कर देना, उसके नंबर को हमें देखना ही नहीं। बाकी कह रहा है कि जो इत्र है, इत्र डिओडोरेंट्स हैं, तो डिओडोरेंट्स कौन है, आयत वाला हिस्सा है और उसमें सर्किल वाला। इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन है, सिर्फ 73 उसमें दिख रहा है। आयत और सर्किल से जो घिरा हुआ हिस्सा है उसमें 73 है और 125 सिर्फ सर्किल वाला है। तो हमें सिर्फ सर्किल वाला नहीं लेना है, क्योंकि सिर्फ इत्र के बारे में नहीं कह रहा है, कह रहा है इत्र डिओडोरेंट्स है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन 73। ऑप्शन बी इज द राइट। ये भी बिना पेन और पेपर से सॉल्व ही होता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कह रहा दिए गए परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर किस विकल्प के गणितीय प्रतीकों के सेट को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसिंग है ना, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस गुणा का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, यानी जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में 15 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो पहले ऑप्शन में देखिए पहले माइनस है तो वहाँ पे माइनस बना देंगे और 12 लगा के ब्रैकेट बंद। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो उसकी जगह पर हम दूसरा चिन्ह गुणा लगाएंगे और 6 लिखेंगे। फिर आपका देखिए प्लस आ गया तो हम प्लस बनाएंगे और 8 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करने पर 26 आ जाएगा, तो ठीक है ना, तो अगला ऑप्शन इसी तरीके से चेक कर लेंगे। चलिए, पहले बोर्ड मार्क्स कहता है ब्रैकेट को तोड़िए और ब्रैकेट के अंदर के काम को निपटा लीजिए। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा और गुणे 6 + 8। अब कहता है बोर्ड मार्क्स पहले गुणा कीजिए, तो गुणा कर लीजिए, प्लस गुणे में पहले गुणा करना है, तो 36 के 18 और फिर उसमें 8 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। तो 26 तो पहले ही बार में आ गया, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर आ गया। आप चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका दिशा दूरी का क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। दाहिने साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे और कर लेंगे। क्या कह रहा है, राघव जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 25 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। क्या कह रहा है कि राघव बिंदु ए से, मान लेते हैं कहाँ बिंदु ए, माने यहीं पर मान लेते। चलिए, बिंदु ए से राघव क्या कह रहा है, ड्राइव करता है और उत्तर की ओर, उत्तर का मतलब ऊपर, ऐसे 25 किलोमीटर ड्राइव करता है। क्या कहता है, उत्तर की ओर ड्राइव करता है 25 किलोमीटर। इस तरीके से उसने उत्तर यानी ऊपर की तरफ ड्राइव की 25 किलोमीटर। आगे कह रहा है फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए, उत्तर दिशा में आप जाएंगे तो आपका दायां, उसका दायां, आपका बायां, उसका बायां, यानी वो दाईं ओर जाने के लिए कह रहा है, तो आप अपने दाईं ओर मुड़ेंगे और 19 किलोमीटर चलेंगे। देखिए, एक पैमाना मान लेंगे, जैसे 25 आपने इतनी दूरी चली तो आप उस हिसाब से आप 19 चलेंगे, तो उससे कम चलना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे 19 मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चल दी, थोड़ा सा और हमें कम चलना है, जैसे 19 में इतना चलूँगा, ठीक है। अप्रॉक्स होना चाहिए एकदम, मतलब इंच बाय इंच नाप करके नहीं चलना है। बस आपको एक मतलब अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि इस हिसाब से, पैमाने के हिसाब से हमें चलना है। ऐसा ना हो कि आप 19 इतना चल लें या 19 इतना चल दे, नहीं, बस जैसे मैं चल रहा हूँ उस हिसाब से आपको कम ज़्यादा का ध्यान दे करके चलना है, वरना हमेशा डायरेक्ट आपका जो डायरेक्शन पूछेगा या फिर अगर उससे रिलेटेड आंसर दूरी डिस्टेंस पूछ देगा तो हमेशा गलत आएगा अगर गलत चलते हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। आगे कह रहा है कि फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर ड्राइव करता है। पहले ये बताइए कौन सी दिशा, आप कहेंगे पूरब दिशा में जब दाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे जाएंगे और कह रहा है कि 40 किलोमीटर। अब 25 से 40 किलोमीटर का मतलब 15 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से हमें सोचना है कि 15 किलोमीटर इससे ज़्यादा चलना है, तब ये 40 होगा, तब नहीं ये 15 होगा, इतना आपका 15 हो जाएगा, चलता है और यहाँ पे मान लीजिए पहुँच गया।
40 किलोमीटर चल गए। कह रहा है कि अब ये जो है दिशा कौन सी है, आप कहेंगे नीचे वाली है तो दक्षिण दिशा है। कह रहा है फिर वो दाएं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बताइए दक्षिण दिशा में दाएं ओर मुड़ेंगे तो आप अपने बाएं यानी उल्टा अब काम करना है। वो दाएं कहेगा तो आपको बाएं मुड़ जाना है, वो बाएं कहेगा तो आपको दाएं मुड़ जाना है। अब तो कह रहा है दाएं ओर मुड़ करके 30 किलोमीटर चलना है, तो हम क्या करेंगे अपने बाएं ओर मुड़ करके 30 किलोमीटर चलेंगे। अब चूंकि ये वाली दूरी आपकी 19 है, ठीक है, ये 19 थी तो ये भी आपकी 19 है, क्लियर है। तो आप 30 ऐसे चलना है कि इससे 11 ज़्यादा हो, यानी कि ऐसे आपको समझना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझना है। 30 आपने चला तो इसका मतलब ये 11 आपको ज़्यादा चलना है, ठीक है, 19 और 11। क्लियर हो गई बातें, सारी बातें मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब आ गए यहाँ पे, आप आगे क्या कह रहा है कि वो अंत में दाएं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये पश्चिम दिशा है और किधर मुड़ने के लिए कह रहा है दाएं ओर, तो ऊपर जाएंगे और 15 किलोमीटर चलना है। 15 किलोमीटर चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ, क्योंकि ये जो दूरी थी अभी हमने क्या है 15 है, तो 15 चलेंगे तो बिल्कुल इसके सीध में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सीध में आ जाएंगे। यहाँ पे ये बनाना नहीं है, बस मैं दर्शाने के लिए, यानी यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या करें 15 किलोमीटर ये चलने के बाद बिंदु पी पर रुक जाता है। अब चलने के बाद यहाँ पे पी पे रुक जा रहा है। तो कह रहा है कि बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ा। अगर वो सीधी रेखा न कहता तब भी हमें सीधी रेखा में हम आ चुके हैं। अब पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, तो कह रहा है कि यहीं पे एक सीधी रेखा में पहुंचने के लिए किस दिशा में हमें जाना पड़ेगा और कितनी दूर। सिंपल सा तरीका मैं निकाल चुका हूं, इतनी दूरी 11। जब ये 11 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 11 हो जाएगी, यानी 11 किलोमीटर सिर्फ ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दिशा भी निकाल लेते, हो सकता है कि यहाँ पर भी 11 दे दे अगले एग्जाम में, तब क्या करेंगे दिशा निकालनी पड़ेगी। तो ये कौन सी दिशा है, किधर डायरेक्शन में अब उसे जाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ये दिशा पूर्व वाली है, तो 11 किलोमीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।